आदाब और से नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। एक जैसे तबसरे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ रियासत तेलंगाना हैदराबाद उलुस बिलाद की जानी मानी शख्सियत जनाब मिर्ज़ा करीम बेग साहब निशा इस्लामिक चैनल के सरबराह हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। गुज़िश्ता 8 सालों से आप ये चैनल चला रहे हैं। दुनिया भर के नाज़रीन इस चैनल का मुशाहिदा करते हैं। इस्लामिक चैनल के नाम से आपका चैनल चल रहा है। गुज़िश्ता 65 अयाम से हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर लॉकडाउन हो चुकी है कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र। आइए हम आली जनाब मिर्ज़ा करीम बेग साहब से जानते हैं लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना वबा के दौरान आपने क्या तजुर्बात हासिल किए हैं, चैनल को चलाने के लिए किस तरह के मुश्किलात का सामना कर रहा है। और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कह दिया है कि जिस तरह से दुनिया मुख्तलिफ़ अमराज से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही है, उसी तरह कोरोना वबा के साथ भी हमको चलना चाहिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। आप हैदराबाद दक्कन के मशहूर सहाफ़ी भी है। हम जानना चाहते हैं एक जिप्ती के हवाले से आपके क्या तजुर्बात रहे कोरोना वबा के दौरान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए भाई, अभी जिस तरीके से जो सवालात किए गए कि हम इन दिनों के अंदर कोरोना वायरस और लॉकडाउन में क्या हमने सीखा और कैसे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी। जहाँ तक अभी मेरे ताल्लुक़ से जो बताया गया कि निशा इस्लामिक टीवी के ज़रिए हम इस्लामिक प्रोग्राम लोगों को पहुँचाते हैं, तो वहीं पर मैं आपको ये बताऊं कि इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन की वो भूली हुई बातों को याद दिलाया जिसको हम छोड़ दिए थे। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नतें हमको बताई थी, हमने छींकना कैसे है, हमें थूकना कैसे है, हमें बैठना कैसे है, हमें मिलना कैसे है, हम उसको अवॉइड किए थे। तो ये वबा हमको वो तमाम चीज़ें फिर से याद दिला दी गई कि हमें दुनिया में किस तरीके से रहना है। ये सबसे बड़ा मेरे तजुर्बा के हवाले से आपने बात करें, बेशक। तो सबसे ज़्यादा हमें जो फ़ायदा हुआ लॉकडाउन और कोरोना वायरस से, लोग कहते हैं कि लॉकडाउन से या कोरोना वायरस से नुकसान हुआ है, लेकिन मैं एक इस्लामी नुक्ते नज़र से देख रहा हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इस्लामी नुक्ते नज़र से हम यही देखेंगे कि हमने अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू किया। ये एक बात हुई। रहा दुनियावी तिजारती माहौल के अंदर, इससे तो तमाम दुनिया जूझ रही है। बड़े बड़े मालदार पैसे वाले जो बिलियनर्स हैं, वो लोग तो पैसा आएटे हैं, वो लोगों ने तो इसको भी एक जरिया बनाया है, कारोबार बनाया है। लेकिन जो आम जनता है, मिडिल क्लास लोग हैं, इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। उन्हीं में हम भी शामिल हैं। अगर तिजारती माहौल के हिसाब से देखें तो दिन रात घरों में बैठे रहे, अपने बच्चों को घर में बिठा के रखा, कारोबार को बंद करके रखा, और रात दिन इबादत करना या फिर घर में बैठकर जैसे बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारना, यही कुछ हमारा मशगला रहा है। और बेहतर बात ये रही कि उसके बाद फिर एक इम्तिहान की घड़ी ऐसे कि बाज़ाब्ता लोग ये कह रहे थे कि इस मरतबा जो रमज़ान आने वाला है बहुत सख्त धूप लेने आ रहा है। तो फिर हमको इस्लामी नुक्ते नज़र से यहाँ पे ये दिखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी करता है अपने बंदों के लिए रहमत ही रहमत करता है। तो इतनी सख्त धूपों के अंदर जब ये रमज़ान आया, तो इस रमज़ान के अंदर हमें लॉकडाउन की वजह से जब अंदर रहना पड़ा, तो वो तमाम धूप की सख्तियाँ पता भी नहीं चली कि इतना सख्त रमज़ान कैसे निकल गया। बिल्कुल सही। इबादतों का लुत्फ लेते रहे, यही हमारा जो रोजगार का रोजाना का मामूल रहा है। तो आइंदा की क्या हिकमत अमल रही है? अब जो अनलॉक हो गया है रियासत तेलंगाना में, तो आप किस तरह से अपने चैनल के जरिए यानी अपने हमारे हिंदुस्तान भर के तेलंगाना के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अब किस तरह से हम कोरोना को साथ लेके चलना है? देखिए, जब कोरोना के इक्का दुक्का केसेस हुआ करते थे, लॉकडाउन किया गया, घरों को बंद किया गया, साफ सफाई की गई और सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, लेकिन आज सबों की तादाद में जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स निकल रहे हैं, और ऐसे वक्त में सब कुछ आज़ाद कर दिया गया। ये समझ में नहीं आई पॉलिसी के, जिस वक्त हम बिल्कुल कम तादाद में थे तो हम अपने आप को महफूज रख रहे थे, अब ज्यादा हो गए हैं तो सारी चीज छोड़ देना पड़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि हुकूमत तेलंगाना हो या ये मुल्क भारत हमारा मुल्क खत्म हो जाए लेकिन मईशत खत्म ना होना चाहिए जी। तो इस मईशत को बचाने के खातिर ऐसे लगता है लॉकडाउन को खोल दिया गया, लोगों की आवाम की भीड़ जमना शुरू हो गई है जी। तो हमें चाहिए कि ये जो हम 60-65 दिन 85 दिन जो हमने मेहनत की है जी, इससे हमने जो तजुर्बा हासिल किया है कि हम किस तरीके से दूर दूर रहें, किस तरीके से फासला बनाए रखें, जी हाँ, किस तरीके से हम तमाम वो चीज़ करें, हाथ धोने का तरीका है या फिर मिल बैठने का तरीका है या फिर थूकने करने का मौका है या छींकने का मौका है, ये तमाम चीज़ें हमें लगातार लेकर चलनी होगी जी। आज अगर ये खुल गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, बल्कि अब खतरा और बहुत ज़्यादा है और इस खतरे को हमको मोल लेने के लिए बाहर छोड़ दिया गया है। मैं आपको एक जानिब तवज्जो देना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि भाई माशी जो इस्तेकाम जो नुकसान हो रहे थे सरकारी खजाने में जो बार पड़ रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए ये लॉकडाउन खोल दिया गया है। बल्कि मैं ये कहूँगा रियासत इब्तदा में हमारे रियासती वज़ीर आला ने कहा था कि ज़िंदगी बाकी रहे तो पैसा हम कमा लेंगे। तो इसकी शुरुआत जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी कि भाई हम ज़िंदगी को बचाएंगे, मगर अचानक के फैसले पे आपने भी तबसरा किया है, बात समझ में नहीं आ रही। तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन का मकसद ही फौत हो गया। यहाँ देखिए, मैं ये बात एक सियासी लीडर भी हूँ, मैं इसके अंदर ये बात कहूँगा बहुत ज़रूरी है कि एजुकेटेड लोग अगर सियासी मनसब पर बैठते हैं जी तो वो लोग अगर ग्रेजुएट होंगे या बीकॉम बीए बीएड जो कुछ भी होंगे और अगर वो एमएलए एमपी और फिर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो उन लोगों के पास इतनी सेंस रहेगी कि कौन से वक्त क्या फैसले लेना है जी। तो ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि जोहलाओं को मनसब दे दिया गया। अच्छा, जोहला बिल्कुल बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं और वो कब क्या फैसले कर रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं। कभी कहते हैं मोमबत्ती जला दो, कभी कहते हैं ताली बजा दो, कभी कहते हैं हम जान बचे तो सब कुछ पालेंगे और फिर कहा कि दोस्तों हमको माल भी बचाना है, जान भी बचाना है। तो किस तरीके से बचाएंगे? तो आप खुद अपने किसी एक फैसले पर मुनसिर नहीं हो सक रहे हैं, तो आप खुद अपना फैसला वक्तन फवक्तन बदल रहे हैं तो आवाम क्या करेगी? बहरहाल ये 130 करोड़ की आवाम का मसला था। अब हम रियासत तेलंगाना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी रियासत तेलंगाना की आबादी लगभग 3.5 करोड़ की है। तो वहाँ पर हमारा अगर परसेंटेज देखा गया तो 0.1% भी नहीं है कोरोना वायरस के टेस्टों का। तो ऐसी सूरत हाल में जो अनलॉक करना तेलंगाना को अब जो है सो केसेस भी हैदराबाद दक्कन में शहर में जो है सो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मुल्क की सतह पर हमारा हिंदुस्तान 7वें नंबर पर पहुंच गया है। मुमकिन है ये बढ़ते बढ़ते ये 4थे नंबर पर चला जाएगा, 1 नंबर पर चले जाएगा। ऐसे हालत में फिर अब हमारी ज़िंदगी कोरोना से कैसे बचाना मुमकिन हो सके? आप इस ताल्लुक से क्या करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमको जो एहतियात बरतने के लिए पहले कहा गया था उससे ज़्यादा हम मुस्तैदी से काम करें जी। यहाँ हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि यहाँ तो अगर आप बीमार होते हैं, अगर आप प्राइवेट में किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो ये तिजारती शोबा बना दिया गया है। कोरोना वायरस का आपको टेस्टिंग करवानी है, 4,500 5,500 रुपये आपको टेस्ट करवाने के लिए हो रहे हैं। आपकी फैमिली की तमाम फैमिली को उठाकर ले जाया जाता है तो 80,000 से 1.5 लाख रुपया आपको खर्च हो जाएगा। यानी ये बीमारी आकर भी हुकूमतों को कमाने का एक जरिया बना है। तो अब ऐसी हालत में अगर लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई वबा ही नहीं, लेकिन हमको तो चाहिए कि इसकी हिफाजत करें। तो हिफाजत कैसे होगी? मैंने देखा कि भैया गुज़िश्ता 2 अयाम से मैं यहाँ पर हैदराबाद सिटी में घूम रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुई, ग्रुपिज्म हुजूम चल रहा है यहाँ पर। तो फिर अब हालात का हुकूमत कैसा मुकाबला करेंगी? गरीब आवाम तो आप जैसा बताए कि भाई ये कमाने का जरिया बन गया है, दवाखाने में जाएंगे तो अब 1-4 से फैमिली रहेंगे तो उसके 1-1.25 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे, तो गरीब कहाँ जाएंगे फिर इलाज के लिए? तो जाहिर सी बात है इस हुकूमत के कुएं में हुकूमत ढकेल रही है। हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत तो हाथ उठा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहिए? हुकूमत को तो हम कोई मशवरा देने के काबिल नहीं, क्योंकि ये हुकूमतें बहुत सारे लोग इनके ऊपर बैठे हैं। सहाफत की जिम्मेदारी है कि भाई हुकूमतों को जो आईना दिखाना है, हुकूमतें क्या मंसूबा बना रही है, क्या मंसूबा साजी कर रही है। हुकूमत की सतह पर तो यहाँ पर वही चाहिए था कि जिस तरीके से पहले से लॉकडाउन के अंदर जो सख्तियाँ बरती गई थी इसको कंटिन्यू रखते हुए, जहाँ पर हम 2, 4, 6 तक आए थे हमारे जो केसेस आ रहे थे, वो केसेस को और कम करते हुए उसके बाद में फिर हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते जाएं। ये हमारे हुकूमत की जानिब से होना चाहिए था। जब तक दवाई ना बन जाती ये तरीक़ेकार बिल्कुल इख्तियार करना चाहिए था।
لیکن اب جبکہ جو ہے سو حکومت بالکل اس چیز کو چھوڑ ڈالی ہے اور بالکل عوام کو کہا کہ اس کے ساتھ تمہیں جینا مرنا اس سے سیکھ لینا چاہیے، تو ہمیں جینے مرنے کا طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو اولڈ ایجز لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بالکل محفوظ کریں، اور جو نوجوان بچے ہیں وہ ہیلتھی ہونے کی کوشش کریں، ایکسرسائز کریں، صبح کے ٹائم پر 3 بادام، کابلی چنا ابلا ہوا پانی کے اندر ڈال کر رات بھر میں اس کو استعمال کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے گرم پانی اور کلونجی کے جیسے چند چیزیں درود پاک پڑھتے ہوئے استعمال کریں۔ یہ اپنی صحت کو مینٹین کریں، معمولی سی بخار کھانسی وغیرہ آ جائے تو فوراً ٹریٹمنٹ کریں، اسے ایزی لے کر نہ بیٹھیں، یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا، ہمارے محلے کے لیے بہتر رہے گا، اور بالخصوص ہمارے اہل خانہ کے لیے بہتر رہے گا۔ بہرحال ناظرین، یہ تھے ہمارے سینئر صحافی نشا اسلامک چینل کے جو کورونا وبا سے متعلق مفید مشوروں سے نواز رہے تھے، حکومت کو بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ جب تک ویکسین نہیں بن جاتا، مکمل طور پر اس کی دوائی سامنے نہیں آ جاتی، ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا چاہیے، ہجوم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل حیدرآباد میں جیسا ہی انلاک ہو گیا ہے، ہجوم کی شکل میں لوگ باہر نکل رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، اور غیر ضروری بھی ہماری خواتین بازار میں گھومتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ تھے ہمارے کریم صاحب نشا اسلامک چینل سے جو مفید مشوروں سے نواز رہے تھے۔ ناظرین، ایک جہتی کی جانب سے مختصر تبصرہ تھا۔ بہرحال جزاک اللہ، شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔